कैल्शियम आपको मैंने बताया था एक दफ़ा कि सल्फर का और रस्टॉक्स का क्रॉनिक है, और इसी तरह अगरचे ये गालिबन किताबों में नहीं दर्ज मगर ब्रायोनिया का भी क्रॉनिक बनता है। कई तरफ से मुख्तलिफ किस्म की दवाएं हैं जिनके आखिर पर कैल्शियम की ज़रूरत पड़ जाती है और इसमें उनकी इलामतें भी पाई जाती हैं। बेलाडोना का भी ये क्रॉनिक है। वो क्या इलामतें हैं जो इसमें मुश्तरक हैं? कैल्शियम में खून का तवाज़ुन बिगड़ता है और सर की तरफ रुझान और बाकी जिस्म का ठंडा होना, ये कैल्शियम में पाया जाता है, जो बैन ही बेलाडोना की इलामत भी है। अब अगर बेलाडोना की इलामत पाई जाए लेकिन बीमारी क्रॉनिक हो और अचानक जाहिर ना हो, एक मुस्तकिल रुझान है, तो वो बेलाडोना से कंट्रोल में नहीं आएगा। वो कैल्शियम का मोहताज है और कैल्शियम ही उसको ठीक करेगा। इसलिए अब आपको मैं ये भी समझा रहा हूं कि क्रॉनिक कहते किसको हैं। अब जगह जगह किताबों में ये पढ़ेंगे कि ये उसका क्रॉनिक है, ये उसका क्रॉनिक है। इसकी तफसील समझनी ज़रूरी है। बस क्रॉनिक कई तरह से समझा जाएगा, आगे भी हवाले आएंगे। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेलाडोना का क्रॉनिक यूँ बनता है कि बेलाडोना की इलामतें कैल्शियम के मरीज में दिखाई देती हैं और बेलाडोना आप देते हैं और मरीज शफा नहीं पाता, बल्कि वक्ती तौर पर दौरे पर कुछ असर हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल है वो बीमारी। उसके लिए लाजमन कैल्केरिया की ज़रूरत है। ये इस पहलू से आर्निका के भी मुशाबे है। आर्निका में भी तमाम जिस्म का ठंडा हो जाना और सर की तरफ रुझान होना ये पाया जाता है, मगर जिस किस्म की दर्दें उस वक्त आर्निका के साथ होती हैं और सारे जिस्म में एक बुखार की और बेचैनी की कैफियत, वो कैल्शियम में नहीं होती। इसलिए कैल्शियम को हम आर्निका का क्रॉनिक नहीं कहते। कभी इसके पांव कैल्शियम के मरीज के ठंडे हो जाते हैं और कभी जलते हैं। इसलिए जलने के लिहाज से जब हाथ तलवे जलने लग जाएं और सर की चोटी जलने लगे तो आपको सल्फर का मरीज दिखाई देगा। हालांकि सल्फर का मरीज होने के बावजूद बाज़ दफ़ा कैल्केरिया का आपका मरीज सल्फर से शफा नहीं पाता। सल्फर में ऑल्टरेशन नहीं है मिजाज की। सल्फर मुस्तकिल गर्म असर रखने वाली दवा है। इसका मरीज नोकदार किस्म का मरीज होता है। उसमें यानी उसके नकूश में एक किस्म की नोकीलापन से पैदा हो जाता है और वो मरीजों को देखने से आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है क्या मतलब है इसका। लेकिन क्रॉनिक केस है या सिल का मरीज लंबा हो जाए और उसमें तबीयत में गर्मी पाई जाए तो उसको आप सल्फर का मरीज कह सकते हैं, या जल्दी अमराज का मरीज या वरीदों का मरीज जिसको वेन्स कहते हैं। उन सब सूरतों में सरफेस की तरफ खून का रुझान बढ़ता है और अंदर से बाहर की तरफ गर्मी का इंतकाल होता है, लेकिन उसके बावजूद अंदर ठंड महसूस नहीं होती। बाज ऐसी दवाएं हैं जिनमें बाहर गर्मी और अंदर ठंड महसूस होती है। बाज ऐसी दवाएं हैं जहां अंदर गर्मी और बाहर सर्दी महसूस होती है। और सल्फर में अंदर भी गर्मी है, बाहर भी गर्मी है। थ्रू आउट सारा मरीज ही गर्म मिजाज का है। हाथ में पसीने भी आ रहे हैं तो गर्म पसीने हैं, ठंडे पसीने नहीं हैं। लेकिन कैल्केरिया कार में जब पसीने आते हैं तो ठंडे आते हैं, गर्म होने के बावजूद ठंडे पसीने आते हैं। और कैल्केरिया कार में अदलने बदलने का मजमून पाया जाता है। इसका मरीज कभी बेहद ठंडा हो जाएगा, कभी बहुत गर्म और हाथ पांव जलते हैं, पल्सटिल्ला के मुशाबे भी हो जाता है। तो कैल्केरिया का मिजाज पहचानने में इसके जो गर्मी सर्दी का मिजाज है इसे देखना चाहिए।
हॉट हेड कोल्ड फीट ये आपको मिलेगा, कंजेस्शन छाती की तरफ, और इसके अलावा इसमें जो रंगत है जिल्द की वो वैक्सी, जिससे होता है ना चिकनी चिकनी जर्दी माइल और कच्ची कच्ची रंगत जिसमें खून ना हो। और बाल बच्चे जिनका पेट बढ़ जाता है और रंग इस तरह पीला सा पड़ जाता है, देखने में मालूम होता है कि इनमें कोई जान नहीं, कोई ताकत नहीं, गहरी अंदरूनी बीमारी दिखाई देती है। ये कैलकेरिया का केस है अगर ये अलामतें बाकी पाए जाएं। मैंने बताया था पर्निशियस एनीमिया में कैलकेरिया बहुत अच्छा काम करती है, यानी अगर ये अलामतें मिल जाएं इसकी तो फिर इतनी गहरी दवा है कि जो मर्जी नाम हो बीमारी का, हर एक के ऊपर इसका नुमाया मुफीद असर दिखाई देगा। कैलकेरिया पर्निशियस एनीमिया पे काम करती है। पर्निशियस एनीमिया क्या चीज़ है, इसके मुतल्लिक मुख्तसर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये दरअसल मैदे की झिल्लियों की बीमारी है, जिसके नतीजे में विटामिन B12 जिसमें हजम नहीं हो सकती, जो सिक्रीशंस मैदे की झिल्लियाँ करती हैं, उन सिक्रीशंस में खुदा ताला ने वो मादे रखे हैं जो विटामिन 12 को जिस्म में जज़ब करने में काम आते हैं। अगर किसी वजह से उन झिल्लियों में कमज़ोरी आ जाए, बाज़ दफ़ा बाज़ बैक्टीरिया हैं जो खिदमत कर रहे होते हैं मैदे के अंदर, हर किस्म के बैक्टीरिया बुरे नहीं हैं, बस खिदमतगार बैक्टीरिया हैं जो विटामिन 12 बनाने में और उसके इंतजाम में मददगार हो रहे होते हैं। तो जब बैलेंसेस बिगड़ जाएं, हम तवाज़ुन बिगड़ने की बात कर रहे हैं, वो सारी बीमारी का नाम ही, हर बीमारी का नाम तवाज़ुन का बिगड़ना है दरअसल। तो उस वजह से विटामिन B12 खून के अंदर जज़ब होना बंद हो जाती है और उसके नतीजे में जो अनीमिया वाक़या होता है उसका एलोपैथिक में अब तक इलाज कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ने उस दिन फरमाया था कि उसका इलाज विटामिन B12 है, फिर उनको बाद में ख्याल आया कि मैं जो बात कह रहा था वो और थी, वो जवाब और दे बैठे हैं। विटामिन B12 उस बीमारी के असरात को कम करने के लिए बैरूनी मदद है, मगर वो भी मैदे के रास्ते दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि मैदे ही में तो सारी गड़बड़ है, खराबी है सारी। मैदा विटामिन B जितने मर्जी आप खिलाएं उसको, वो उसको जज़ब करने में मददगार ही नहीं होता, तो सारी विटामिन B उसी तरह बाहर निकल जाएगी। इसलिए टीके लगाने पड़ते हैं इनको, और मुस्तकिल टीके लगाने पड़ते हैं, जिसका मतलब ये है कि खून के अंदर पहुंच जाए तो फिर वो काम दिखाएगी, वरना उसके बगैर मैदे के आम तरीक पर वो बेकार साबित होती है और क्यूरेटिव नहीं है। सारी उम्र ऐसे मरीज को वो टीके ही लगाने पड़ेंगे और उसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं होती, वो बड़ी मुसीबत ज़िंदगी है। तो होम्योपैथी में कैलकेरिया कार्ब अगर दिया जाए, और जैसा कि मैंने बयान किया है कैलकेरिया मिजाज हो तो ये उसको ठीक कर देता है खुदा के फजल से। पर्निशियस एनीमिया मैंने कई इलाज किए हैं खुद, और कभी कैलकेरिया कार्ब, कभी किसी और ज़रिए से बिल्कुल गायब हो जाता है, खुद ब खुद मरीज का जिस्म खून बनाने लग जाता है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इसमें इसका एक उन्वान है, लेकिन ये रिलैक्सेशन हर चीज़ में पाई जाती है, मसल्स में नहीं बल्कि वेन्स में भी, शरियानों में, खून की वरीजों में। डॉक्टर साहब आपका नाम आपके आने से ज़रा पहले आया था और उर्दू मुहावरे में आपकी उम्र लंबी है माशाअल्लाह। बैठे। पर्निशियस एनीमिया की बात कर रहा था मैं कह रहा था कि आपने वजाहत कर दी थी मुझे ख़त के ज़रिए कि क्योर नहीं है लेकिन मुस्तकिल सप्लीमेंटेशन है, और उसका इलाज कैलकेरिया कार्ब में है खुदा के फजल से। वो जो झिल्लियों की खराबी है जिससे वो सिक्रीशंस नहीं बनती जो हजम करने में मुमकिन होती हैं, उनको सेहत बख्शने में कैलकेरिया कार्ब एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और भी हैं मगर ये बहुत नुमाया है। कैलकेरिया कार्ब के मरीज में
ہر طرف ریلیکسیشن ہوگی، لیکن ریلیکسیشن سے مراد وہ سکون والی نہیں، بلکہ ڈھیلا پن ہر چیز میں پایا جاتا ہے. مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور فلیبی. بہت سے مریض جو موٹے ہوتے ہیں ضروری نہیں ان کا وزن بھی زیادہ ہو، بعض ڈھیلے ہو کر موٹے ہو جاتے ہیں، ان کا حجم بڑھ جاتا ہے خواہ وزن نہ بھی بڑھے. کلکیریا کار چونکہ وریدوں کو بھی پھیلا دیتا ہے، انتڑیوں کو میں بھی ڈھیلا پن کر دیتا ہے، سارا نظام انسانی نظام صحت اس ڈھیلے پن کی وجہ سے بگڑتا ہے. تو اس کو اگر مناسب وقت پہ دیا جائے مریض کو اور کچھ عرصہ کھلانا پڑے گا تو رفتہ رفتہ اس کے اندر تناؤ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ الاسٹیسٹی جو جسم کے ہر حصے سے تعلق رکھتی ہے اور ضروری ہے، جس کے بغیر ہم سنبھلتے نہیں ہیں، وہ غائب ہو جائے تو پھر بعض دفعہ باندھنا پڑتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کو پیٹ سنبھالنے کے لیے بڑی پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، بعضوں کو پنڈلیاں سنبھالنے کے لیے پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، ویریکوز وینز ہو جاتی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں. تو ان سب میں اگر کلکیریا کا مریض ہو کانسٹیٹیوشنلی تو کلکیریا بہت گہرا اور اکیلا اتنا گہرا اثر دکھاتی ہے کہ خدا کے فضل سے مریض شفایاب ہو جاتا ہے. یہ سرسری دوائی نہیں ہے جو سطح سے خرشتی ہو. یہ اگر کام کرے گی تو جسم کے نظام میں ڈوب کر پورا کام دکھائے گی. بنیادی طور پر فرض ہم نے یہ کیا ہے کہ کلکیریا کے بہت زیادہ کھانے سے جو خرابیاں ممکن ہیں، جن میں کلکیریا کی کمی بھی شامل ہے، وہ اگر کسی وجہ سے پیدا ہو جائیں جسم میں تو کلکیریا سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ کلکیریا کھانے سے ہوئی ہوں، بلکہ کلکیریا کھانے سے اگر خرابیاں پیدا ہوں تو ضروری نہیں کہ کلکیریا سے ٹھیک ہوں. اس بات کو بھی اچھی طرح آپ سمجھ لیں. اگر آپ کو علم ہے کہ کسی نے کیلشیم زیادہ کھایا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کا کلکیریا سے ٹھیک ہونا بعید ہے نسبتاً. اگر کوئی ملتا جلتا زہر انسان کے زندگی کے نظام پر ایسا اثر ڈال رہا ہے جو کلکیریا کے اثر سے مشابہ ہے، وہاں خدا کے فضل سے کلکیریا ہومیوپیتھک ہونے کے لحاظ سے اس پر بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے. اگر کلکیریا سوڈا کھا کھا کے معدہ بگڑا ہے کسی کا تو آپ کلکیریا دیکھے ضروری نہیں فائدہ ہو. بعض دفعہ ہوگا، بعض دفعہ کلکیریا سے ملتی جلتی اور دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کلکیریا دوا تھی جس نے نقصان پہنچایا. اس سے ملتی جلتی دوائیں ہیں، وہ استعمال کریں تو معدہ ٹھیک ہو جائے گا یا دوسری خرابیاں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس میں جو ریلیکسیشن ہے وہ کئی اثرات دکھاتی ہے. جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اثر وہ نچلے جسم کے حصوں میں خون کا غیر معمولی اجتماع اور اعصاب کا رفتہ رفتہ جواب دینا اور بھاری ہو جانا پاؤں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، خصوصاً پاؤں کا اور ٹانگوں کا. اور دوسرا اسکن پر، جلد پر نیلے جال سے بننے شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم ویریکوز وینز کہتے ہیں. پھر وہ اور اوپر اس میں گچھے بن جاتے ہیں، ابر کے خون جم جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس کے تھرمبسس پیدا ہو کر تو ایسا مریض مر جاتا ہے یا بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ایسے مریض کو اٹھنے کے بعد چلنے پھرنے پہ ضرور تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف برائیونیا والی نہیں ہے. برائیونیا کا اٹھ کر چلنا پھرنا اور وجوہات سے ہے. اس کی تکلیف ایک قسم کی کاربن سے زیادہ مشابہ ہے، کاربو ویج سے. کاربو ویج میں اچانک اٹھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بلڈ پریشر کے گرنے سے ہوتی ہے. اور اگر پنڈلیوں میں جان نہ ہو تو ضرور بلڈ پریشر کھڑے ہونے پر گرتا ہے، کیونکہ پنڈلیاں ایک قسم کا دوسرا دل ہیں اور وہ پمپ کر کے دل کو واپس، خون کو واپس دل کی طرف اوپر بھیج رہی ہیں. تو کلکیریا کا آپ کا مریض
کیونکہ کاربن اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے یہاں یہ وہ کیفیت بھی اس میں پائی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ لو بلڈ پریشر کے ساتھ ہو۔ پنڈلیاں جو کہ پھیل گئی ہیں اور بلڈ پریشر اس کے بغیر بھی ہائی ہو سکتا ہے کہ پنڈلیاں کمزور ہوں۔ ضروری نہیں کہ بلڈ پریشر کا تعلق پنڈلیوں سے ہی ہو، وہ تو صرف اتنے حصے کا تعلق ہے جب آپ بیٹھ کے اچانک اٹھے ہیں، لیٹ کر اچانک اٹھے ہیں تو بلڈ نیچے گرتا ہے اور پھر سنبھل جاتا ہے۔ مگر یہ جو میں فینامنا بتا رہا ہوں کیلکیریا کارپ کا، یہ ایک مستقل پنڈلیوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ وہاں خون کے رساؤ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھیلا ہوا ہے جسم، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ گھٹنے میں بہت شدید تکلیف پیدا ہوتی ہے، کیونکہ گھٹنے کے مسل اسے سنبھال نہیں سکتے، جوڑوں کو اپنے صحیح مقامات پر قائم نہیں رکھتے۔ اس لیے کیلکیریا میں جو گھٹنے کی تکلیف ہے وہ عارضی گھٹنے کے علاج کی دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں کیلکیریا ہی دینی پڑتی ہے۔ اور بہت سے ڈاکٹر عموماً روزمرہ جب علامتیں موجود نہ ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اس مریض کا کیا حال ہے جو خط لکھ دیتا ہے میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، اسے ہم برائیونیا دے دیتے ہیں، کبھی رسٹاس، کبھی کچھ اور آرنیکا وغیرہ اس قسم کی دوائیں، لیکن اگر وہ کیلکیریا کا مریض ہوگا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سارا نظام درست ہونا ضروری ہے، اس کے مسل میں تناؤ آئے، اس کے پھر باقی چیزیں بھی ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔